नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे इस चैनल में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सीटेट या एन राज्य में जो टेट एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, यही प्रश्न रिपीट होता है। कहीं सीटेट में पूछ दिया तो कोई दूसरे राज्य के प्रश्न मैंने एग्जाम में पूछ दिया। ठीक है, ये इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, छठा ये वीडियो है और उसको भी देखना होगा। तो आप उसको प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, यानी क्या है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन देखिए, उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। तो इसका यहाँ आंसर होगा आज्ञाकारिता, यानी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दिए गए सभी विकल्पों में से आज्ञाकारिता इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं, यानी आप क्लासरूम में पाठ पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है, यानी विषय से रिलेटेड प्रश्न नहीं है, वो विषय से हटकर एक प्रश्न पूछता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे? ठीक है, देखिए ऑप्शन देखिए, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। बी में देखिए, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। सी में है, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे। या उसको देखते हैं, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब आप पढ़ा रहे हैं तो कोई विद्यार्थी सब्जेक्ट से हटकर बात करता है, और तो यहाँ उसको अभी उस पर बात नहीं करेंगे। उसको कहेंगे कि ठीक है, कक्षा के बाद हम आपको उत्तर देंगे, क्योंकि क्लासरूम में हम जो पढ़ा रहे हैं वहाँ व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा, यानी विषय से हटकर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसलिए उसको कहेंगे, इसका आंसर डी होगा कि कक्षा के बाद उसका उत्तर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, यानी एक 12 साल का बच्चा है, उसमें उस आयु के बच्चे में सबसे अधिक दिए गए ऑप्शन में से क्या होना संभव है? पहला देखिए, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, यानी कुल प्रेरक समन्वय में जो होता है मोटर कोऑर्डिनेशन में, उसको कठिनाई होती है। या वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता, ठीक है, दुश्चिंता की अनुभूति हो रही है। या फिर अब और यहाँ में उनकी रुचियों को सीमित करना। या ऑप्शन डी देखिए, इसका आंसर है, क्या कहता है कि समकक्षी का अनुमोदन, यानी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, यानी वो जो पीयर अप्रूवल होता है उसके लिए वो बेचैन होता है। तो देखिए, 12 वर्ष का अवस्था जो होता है ना, यहाँ किशोरावस्था की अवस्था होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ इसका आंसर होगा डी, यानी वो जो अपना जो पीयर अप्रूवल है उसके लिए वो बेचैन हो जाएगा। ठीक है ना, समकक्ष के अनुमोदन के लिए वो बेचैन हो जाएगा, यानी अपने हम उम्र के लिए वो बेचैन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है, यानी विद्यालय से जो बच्चे भाग जाते हैं उसका क्या कारण हो सकता है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। बी में देखिए कि विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव। सी में है, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना। और डी ऑप्शन कहता है कि समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ इसका कह रहा है कि विद्यार्थी जो होता है विद्यालय से भाग जाते हैं, इसका कारण हो सकता है कि समस्या के प्रति जो है शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यालय में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना होगा? आगे देखिए, ऑप्शन देखिए, कहता है कि शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। बी में देखिए, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। या सी में देखिए, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। या डी में ऑप्शन देखिए, कहता है विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो यहाँ सही आंसर होगा, यानी सी इसका सही आंसर होगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, यानी बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, मानवीय सामर्थ्यों, ठीक है, यानी ह्यूमन जो एबिलिटीज हैं में परिवर्तन का परीक्षण करता है। या बी में देखिए, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। या बच्चों के वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। या डी में कहता है कि किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो प्रश्न देखिए, यहाँ इसका आंसर डी होगा, यानी कह रहा है कि बालक के विकास का अध्ययन क्षेत्र है क्या है, यानी बालक के विकास का अध्ययन क्षेत्र दिए गए ऑप्शनों में से क्या है? तो यहाँ देखिए, बालक का अध्ययन क्षेत्र है यहाँ डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। यही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान आवश्यक है, यानी प्राइमरी टीचर के लिए जो होता है ना, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है,
परिणाम यानी परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है। सी में कहता है कि यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। और डी में कहता है कि यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। तो यहाँ इसका आंसर होगा डी, यानी प्राथमिक शिक्षक के लिए यानी चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यह बच्चे के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन डी सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक है यानी सार्वत्रिक है, ठीक है, यानी मानवीय मूल्य जो उसका ह्यूमन वैल्यूज जो होते हैं जो प्रकृति में सभी जगह है, ठीक है, का विकास का अर्थ है, यानी इसके विकास का क्या अर्थ है? मतारोपण या अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। तो यहाँ देखिए मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सभी जगह है उसके विकास का अर्थ होता है अभिव्यक्ति। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, यानी अपने जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षक के लिए तो उसका सबसे बेहतर जानकारी क्या होनी चाहिए, क्या जानकारी होनी चाहिए? ठीक है, ऑप्शन देखिए, बाल मनोविज्ञान की, या बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, या विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए आसान प्रश्न है, यहाँ इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न फिर चलते हैं, कहता है क्या कि निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? कहने का मतलब है कि अपने हम उम्र के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, प्राक बाल्यावस्था में, या फिर बाल्यावस्था में? तो यहाँ देखिए, यहाँ इसका आंसर होगा किशोरावस्था में, ठीक है, यानी किशोरावस्था में यहाँ जो होता है हम उम्र के सदस्य बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि मनोचित्रण का संदर्भ है, यानी माइंड मैपिंग का संदर्भ है, क्या है? ऑप्शन देखिए, अर्धग्राह्यता यानी कंप्रीहेंशन को बढ़ावा देने की एक टेक्निक है, या बी में देखिए जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना है, या फिर मन का चित्र खींचना है, या मन के कार्य का अन्वेषण है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर होगा डी, यानी मन के कार्य का अन्वेषण, यानी माइंड मैपिंग का जो संदर्भ है मन के कार्य का अन्वेषण। अगला प्रश्न चलते हैं, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि? यहाँ ऑप्शन देखिए, बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती है, बी में देखिए बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती है, या सी में कहता है अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, डी में कहता है किसी सामाजिक परिवर्तन में यानी किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती है। तो यहाँ इसका आंसर होगा डी, कहता है यानी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिका। यहाँ तो कहना जरूरी नहीं है कि केवल बालिका ही होती है, लेकिन फिर भी मेरा आंसर डी ही होगा यहाँ पर, ठीक है, यानी बालिका सामाजिक परिवर्तन में समर्थ होती है। अगला प्रश्न कहता है विकास शुरू होता है यानी डेवलपमेंट जो होता है शुरू होता है कब से? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, या शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से? तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा बी, यानी प्रसव पूर्व यानी जन्म से पूर्व गर्भावस्था में ही बालक का विकास प्रारंभ होता है, और यह जन्म के बाद अनंत तक चलता है जब तक कि वो अंतिम सांस तक न रह जाए, यानी इसको हम कह सकते हैं विकास जो शुरू होता है गर्भ से लेकर के कब्र तक, ठीक है, इसलिए यहाँ प्रसव पूर्व ही बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है, बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत यानी बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है, यानी इस प्रकार की योग्यता क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय योग्यता, प्राकृतिक योग्यता, भाषिक योग्यता, या स्थानिक योग्यता? तो यहाँ इसका आंसर होगा प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है, यानी इसका बी सही आंसर है। कहने का मतलब है कि मल्टी फैक्टर थ्योरी के अनुसार जो होता है सभी प्रकार के पशुओं यानी पशु में भी अलग अलग पशुओं को पहचानने का टेक्निक, खनिजों को भी, और पेड़ पौधों को पहचानने और उसको वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, ठीक है, यानी अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि जो होती है एवरेज होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, एकदम सही है, बहुत कम ही लोग बहुत तेज होते हैं, बहुत प्रतिभा संपन्न होते हैं, और बहुत कम ही बालक जो होते हैं या व्यक्ति होते हैं वो मंद बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है। यह कथन खाली स्थान दिया हुआ है के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है, यानी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन देखिए, बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि, या बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताएं?
तो इसका आंसर यहाँ होगा बुद्धि का वितरण, यानी बुद्धि के वितरण। ठीक है, ये बात भी सही है कि अब क्लासरूम में भी आप इसको देख सकते हैं कि नंबर लाने वाले जो होते हैं, यानी क्लासरूम में यदि 100 बच्चे हैं तो 2 4 5 बच्चे ही हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं, और उसी में से 5 7 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत तेज़ होते हैं। एवरेज बच्चों की संख्या जो होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए यह कथन तो एकदम सही है, यानी बुद्धि का वितरण इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है, यानी क्या है चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, या फिर मनोवैज्ञानिक परिघटना, या भावात्मक व्यवहार। तो यहाँ इसका आंसर होगा ए, यानी चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। अगला प्रश्न कहता है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संबोधित यानी संशोधित किया जाता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, या फिर स्कीमा। तो इसका आंसर यहाँ होगा समावेशन। ठीक है, यानी जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस प्रकार में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। ठीक है, इससे क्या चीज़ को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन देखिए, पुनर्वलन को, रेनफोर्समेंट को, या ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को, या व्यक्तिगत विभिन्नता को, या फिर शिक्षार्थी की स्वायत्तता को। तो यहाँ इसका आंसर होगा बी, यानी ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न देखें, कहता है कि विज्ञान एवं कला, है ना, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुति तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है, यानी किसके लिए है ये? ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों के सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, यानी विद्यार्थी में जो होता है क्रिएटिव मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, या फिर विभिन्न व्यवसायों के प्रति, यानी विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, या विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, या अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर ए होगा, यानी शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुति और विद्यालय पत्रिका निकालना चाहिए। अगला प्रश्न चलते हैं, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में जो शामिल उसका थिंकिंग होता है, चिंतन प्रक्रिया होता है, उसको क्या कहते हैं? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, या फिर नैतिक यथार्थवाद, या फिर नैतिक दुविधा। तो इसका आंसर बी होगा, नैतिक तर्कना। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष विद्यार्थियों, यानी एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, ठीक है, और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को खाली स्थान दिया हुआ है में सहायता की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि ऐसा विद्यार्थी जो अपने समकक्ष व्यक्तियों के साथ, समकक्ष दोस्तों के साथ, है ना, के समूह में आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय की जो भी मानदंड है उसको मानता ही नहीं है, तो इस किसकी आवश्यकता है? पहला ऑप्शन देखिए, भावात्मक क्षेत्र यानी उसका इमोशनल एरिया की, या फिर उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की, या फिर संज्ञानात्मक क्षेत्र की, या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र की। तो इसका आंसर होगा ए, भावात्मक क्षेत्र यानी इमोशनल एरिया में सहायता देने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, यानी जनरली जो होता है शिक्षकों को यह सलाह दिया जाता है कि अपने विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में वह शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान है में भी सहायता करता है। यानी किस में सहायता करता है? दुश्चिंता में, सामाजिकरण में, मूल्यद्वंद में, या फिर आक्रामकता में। तो इसका आंसर होगा सामाजिकरण में, यानी बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? यानी दिया गया ऑप्शन में कौन सा कारक है जो आनुवंशिकता से रिलेटेड है? ऑप्शन देखिए, आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता यानी भागीदारिता, या फिर सी में देखिए समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या चिंतन पैटर्न। तो यहाँ कह रहा है क्या? ऑप्शन में देखिए, गौर से देखिए, ऑप्शन में क्या कहता है कि आनुवंशिकता संबंधी कारक। आनुवंशिकता संबंधी कारक मतलब होता है, आनुवंशिकता क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती है। ठीक है,
तो ये क्या होगा, यहाँ आँखों का रंग होगा। ठीक है, ये आँखों का रंग ही है जो आनुवंशिकता से संबंधित है, बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चलते हैं। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। एकदम सही है कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करती है, यानी किस ओर संकेत करती है। ऑप्शन देखिए, योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, या फिर भिन्न प्रकार के पाठ्यचर्या की आवश्यकता, या सी में कहता है उनके ज्ञान की सीमा, और डी में कहता है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। तो यहाँ इसका आंसर होगा डी, आवश्यक युक्तियाँ। कहने का मतलब है कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न कहता है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। चलिए ठीक है, सीमा एक लड़की है, वह कोई भी पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। फुल स्टॉप। ठीक है, कह रहा है तो इस विकास यानी विकास की यह सिद्धांत दर्शाता है, यानी विकास का यह सिद्धांत दर्शाता है, किस ओर दर्शाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता, अंतः संबंध, निरंतरता, या सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो यहाँ पर इसका अंतर होगा इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता। कहने का मतलब एक सीमा एक लड़की है जो जल्दी सीख लेती है, और लीना एक जो लेट से सीखती है, यानी दोनों में व्यक्तिगत विभिन्नता है। ठीक है, और उसी को यह दर्शा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से, खाली स्थान दिया हुआ है, यानी निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ठीक है, यानी विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन देखिए, पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता, या फिर शारीरिक गठन। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डी, शारीरिक गठन। अगला प्रश्न, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचनी चाहिए, यानी क्या बचनी चाहिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, यानी क्या बचती है। ठीक है, लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, या फिर लैंगिक संवेदनशीलता। तो यहाँ इसका आंसर होगा सी, लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में, यानी जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है, यानी वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन देखिए, मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संबंधी प्रेरक चरण, या फिर पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इसका आंसर होगा डी, यानी पूर्व संक्रियात्मक चरण में जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यहाँ पर के चरण में बच्चा जो होता है वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाली परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है। ठीक है, यानी विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाली परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है, दिए गए ऑप्शन में कौन सा शामिल है। ऑप्शन देखिए, रूप, दर, है ना, अनुक्रम यानी सीक्वेंस, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर यहाँ डी होगा, यानी रूप भी शामिल है, दर भी शामिल है, और अनुक्रम भी शामिल है। अगला प्रश्न चलते हैं, कहता है क्या कि वह विचारात्मक प्रक्रिया, यानी वह थिंकिंग प्रोसेस जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो, कही जाती है। क्या कही जाती है, रचनात्मकता, अभिनव, बुद्धिमत्ता, या फिर नवविचार। तो यहाँ इसका आंसर होगा ए, रचनात्मकता। ठीक है, यानी यहाँ पर जो होता है रचनात्मक विचारधारा, यानी यहाँ पर है जिसमें नूतन, वास्तविक और उपयोगी अवधारणाएं प्रस्तुत होती है, और उसमें प्रस्तुतिकरण निहित होती है। अगला प्रश्न चलते हैं, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। आसान प्रश्न है, यानी माता पिता से वंशजों में, यानी अपने पुत्र में और पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह स्थानांतरित होने का लक्षण जो होता है उसको क्या कहते हैं। पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता, या फिर होमोस्टैटिस्ट। ठीक है, होम्योस्टेटिस। तो इसका आंसर होगा सी, आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे की बौद्धिक विकास के 4 चरण, यानी होता है संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, या सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। ऑप्शन देखिए, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, फ्रायड का
मानसिक यौन विकास सिद्धांत या फिर जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो देखिए आसान प्रश्न है यहाँ, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, यानी जीन पियाजे ने बालक के बौद्धिक विकास की 4 चरण बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम यानी इंटीग्रेटेड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है। याद रखना है यहाँ लाभकारी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, छात्र का अभिप्रेरण विकास, सहकर्मी संचार का विकास, या छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, या फिर होता है खोज या सक्रिय अधिगम का ह्रास। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर होगा सक्रिय अधिगम का ह्रास। ठीक है, प्रश्न देखिए, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम का यहाँ जो होता है सक्रिय अधिगम ह्रास को छोड़कर बाकी सब लाभकारी है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि यानी जनरल फैक्टर जी और विशिष्ट बुद्धि यानी स्पेशल इंटेलिजेंस जो होता है एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। ठीक है, नियम प्रतिकूलन सिद्धांत या फिर गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत या फिर स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत यानी 2 फैक्टर थ्योरी, और फिर वर्नोन का पदानुक्रम का सिद्धांत। तो यहाँ इसका आंसर होगा स्पीयरमैन का द्वितत्व सिद्धांत। जो स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 तत्व बताए थे, एक बताए थे सामान्य बुद्धि होता है और एक होता है विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रियाएं अंतर्निहित है, यानी किस पर अंतर्निहित है, अनुकूलन पर, प्रेरक पेशी विकास या समस्या समाधान, या फिर विचारात्मक प्रक्रिया। तो इसका आंसर होगा विचारात्मक प्रक्रिया, यानी प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया यहाँ अंतर्निहित है विचारात्मक प्रक्रिया में। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है कि सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है। ठीक है, यानी कौन सा घटक है जो परिघटना यानी सीखने की परिघटना की जो आवश्यक नहीं है। ऑप्शन देखिए, अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक या फिर शिक्षक। तो यहाँ पर कहता है, यहाँ पर इसका आंसर होगा शिक्षक, यानी सीखने की परिघटना में यहाँ शिक्षक जो होता है आवश्यक घटक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग, या फिर वाद्य अनुबंधन, या ठीक है, या फिर होता है ऑपरेंट अनुबंधन, या फिर सामाजिक अनुबंधन। तो यहाँ इसका आंसर होगा ऑपरेंट अनुबंधन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। यानी यहाँ पर कहता है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे सभी सकारात्मक, यानी उनके बच्चे में सभी प्रकार के सकारात्मक गुण मौजूद हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, क्या कहलाता है। ठीक है, पेशीय का प्रभाव यानी परिवेश का प्रभाव है ना, हेलो इफेक्ट, या फिर हाउथॉर्न का प्रभाव, या फिर प्रभाव का नियम, या फिर प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। तो इसका आंसर होगा परिवेश का प्रभाव। इसका आंसर होगा ए, परिवेश का प्रभाव। अगला प्रश्न चलते हैं, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि है, यानी रमेश और अंकित 2 विद्यार्थी है, दोनों का IQ 120 है, 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। चलिए देखिए, रमेश जो है अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश का मानसिक आयु क्या होगी। चलिए देखिए, मैथमेटिकल प्रश्न है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए। चलिए, तो यहाँ फॉर्मूला होता है IQ इक्वल टू, यानी बुद्धि लब्धि इक्वल टू होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100, यानी IQ इक्वल टू होता है मेंटल एज इंटू क्रॉनिकल एज या रियल एज इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों बच्चा का यानी रमेश का और अंकित का दोनों का IQ दिया हुआ है 120, और इसका वास्तविक आयु देखिए, वास्तविक आयु अंकित का हो गया 12 साल और रमेश 2 साल छोटा है, ये तो 2 साल छोटा है, तो रमेश का वास्तविक आयु हो गया 10 वर्ष। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला में पुट करिए, तो IQ यानी 120 बराबर, IQ यानी 120 बराबर, और रमेश का हम लोग यहाँ पर क्या मानसिक आयु को x मान लेते हैं, तो मानसिक आयु बटा 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष इसका हो जाएगा वास्तविक आयु, तो x बटा 10 गुने 100। ठीक है, यानी 120 इक्वल टू x बाय 10 इंटू 100,
तो इसको काटिए, 0 0 इधर कट गया, 1 0 इधर कट गया, तो x बराबर 12 साल निकल गया। यानी यहाँ रमेश का मानसिक आयु जो निकला वो 12 वर्ष है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है। यानी असतत चर का उदाहरण नहीं है, आयु, लिंग, वैवाहिक या आवासीय स्थान। तो देखिए यहाँ पर आयु को छोड़ करके, यानी इसका आंसर ए होगा, आयु को छोड़कर, यानी लिंग, वैवाहिक और आवासीय स्थान सभी असतत चर के उदाहरण हैं, बाकी आयु जो है नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है एक छात्र यानी छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता का आकलन का यथोचित रूप होता है। यानी छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है, क्या है? साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली या फिर लिखित परीक्षा। तो इसका आंसर होगा अवलोकन। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नैदानिक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव मूल्यांकन या फिर प्लेसमेंट मूल्यांकन या फिर सुमेटिव यानी संकलित मूल्यांकन, सुमेटिव असेसमेंट। तो इसका आंसर होगा फॉर्मेटिव मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है। यानी जो ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें सबसे अच्छा विकल्प इसमें कौन है? न्यूटन के गति के नियम पर चर्चा करना, या फिर देखिए बी में कहता है न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करना, या सी में कहता है कि न्यूटन की गति का नियम क्या है, या न्यूटन की गति के नियम पर एक लेख लिखना। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पर, इसका आंसर होगा बी, यानी न्यूटन की गति के तीनों नियमों की व्याख्या करना। अगला प्रश्न कहता है कि किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। यानी कोई बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसका क्या कारण है? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, यानी पास पड़ोस का वातावरण, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर आसान प्रश्न है, डी होगा। यानी परिवार का भी वातावरण से बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ रह सकता है, कक्षा का भी वातावरण से, या फिर आसपास के वातावरण से भी वह अस्वस्थ रह सकता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? ठीक है, परिवार, विद्यालय, पड़ोस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, यानी परिवार। यानी परिवार यहाँ कहता है, यानी यहाँ जो होता है सामाजिक संस्थाओं यानी सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान परिवार का होता है। अगला प्रश्न चलते हैं, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है ना? मूर्त संक्रियाओं का स्तर जो होता है किस अवधि में घटित होता है? जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, या 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक, या 7 से 11 वर्ष तक, या फिर 11 से ऊपर यानी 11 से 15 वर्ष तक। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर होगा सी, यानी 7 से 11 वर्ष के अंदर जो होता है पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर जो होता है घटित होता है। अगला प्रश्न, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने के मुख्य कारण है। यानी बालक में जो होता है अपराधी प्रवृत्ति विकसित होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, या आर्थिक अभाव, या फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो इसका आंसर होगा परिवार का वातावरण। यानी छोटा बच्चा परिवार में ही सब जो अपराधी प्रवृत्ति विकसित होता है, यानी जो परिवार में बोला जाता है, जैसा व्यवहार किया जाता है वही वो फॉलो करता है। ठीक है, इसका आंसर होगा परिवार का वातावरण। अगला प्रश्न, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। यानी स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं वैसे बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। किस पर? अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, या फिर पाठ्यक्रम। तो आसान प्रश्न है, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, यानी व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है कि समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है, क्या है? विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा से में लाना, या फिर विशेष व सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने की सुविधा देना, या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ समायोजन कहा गया है, तो समायोजन के लिए सभी होगा। ऑप्शन यहाँ सभी होगा। ठीक है, यानी समायोजन के लिए मुख्य कार्य होता है विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में भी ले जाना है, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ उसको भी मुख्य धारा से जोड़ना है, और विशेष और सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ने की सुविधा देना है। उपरोक्त में से सभी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में किससे नहीं है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध जो हो गया दिए गए विकल्पों में से किससे नहीं है? ऑप्शन देखिए, मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, या सीखने के तरीके का अध्ययन, या संचार माध्यमों का
अध्ययन। तो यहाँ इसका आंसर होगा संचार माध्यमों का अध्ययन, यानी डी सही आंसर है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध जो है यहाँ संचार माध्यमों को छोड़कर बाकी सभी से है। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मैं साथ में मैंने कल फिर मैं वीडियो लेकर आता हूँ और पर मैथ, बाल विकास और मैंने CTET यानी JTET का कंप्लीट रूप से आपका तैयारी होगा। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें। सब्जेक्ट वाइज हम लोग अभी मैथ का भी चर्चा करेंगे, इंग्लिश का भी वीडियो अपलोड होगा। ओके, बाय।